हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें दिया क्या वो समझिए पहले। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया आपने को 19 और 20 दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको अपने को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करके सॉल्व करना है। क्या दिया इसमें? अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 or ₹2,000. एक ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपीज का फंड है। दो टाइप्स के बॉन्ड उसके पास हैं। एक बॉन्ड पे करता है 5% इंटरेस्ट पर ईयर और सेकेंड बॉन्ड पे करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। तो पूछा क्या इसमें कि जो हमारे पास अमाउंट है 30,000 रुपीज का, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि इंटरेस्ट 1,800 रुपीज अपने को मिले और इंटरेस्ट 2,000 रुपीज अपने को मिले। तो दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 1,800, तो किस तरीके से अमाउंट को हम इन्वेस्ट करें दोनों बॉन्ड में, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट। और एक बार अमाउंट कितना मिलना चाहिए ₹2,000। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं लेट X rupees be invested, let X rupees be invested in first bond and the sum of money is invested the sum of money invested will be, let X rupees invested in the first bond and the sum of money invested in the second bond, the sum of money invested in second bond will be कितना हो जाएगा 30,000 माइनस X। अगर हम फर्स्ट बॉन्ड में X रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो सेकंड बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट में से X को माइनस कर देंगे कि दोनों का सम कितना आएगा 30,000 रुपीज। अब गिवन क्या है अपने को, गिवन दैट क्या गिवन है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ये अपने को कंडीशन दे रखी है। गिवन दैट द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% per year and the second bond pays 7% interest per year। अब आप देखो पूछा क्या इसमें कि डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800। हम इसको दो पार्ट्स में करते हैं, समझिएगा। दो पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले क्या होगा वो देखो आप, इसका ए वाला पार्ट करते हैं। ए में कितना दिया है अमाउंट, वो इंटरेस्ट कितना दिया है अपने को ₹1,800। आप लिखिए क्या लिखा उसमें, टू ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800, टू ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800। अब क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे। वी हैव क्या हो जाएगा वो देखो आप, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको अरेंज करना है X और सेकंड फिगर क्या हो जाएगा 30,000 माइनस X। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया अपने को, फर्स्ट बॉन्ड के लिए 5%, तो ये हो जाएगा 5/100 और सेकंड बॉन्ड क्या पे करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर, तो ये हो जाएगा 7/100 और कितना इंटरेस्ट अपने को मिलेगा 1,800। अच्छा, ये कहां से आया 5/100 कहां से आया वो समझिएगा आप। फॉर्मूला आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T बाय 100। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। P कितना है प्रिंसिपल,
आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी केस में टाइम, तो टी कितना हो जाएगा 1, तो पी इंटू आर बाय 100। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, समझना बात को, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ये कितना है 1 इंटू 2 और ये कितना है 2 इंटू 1। तो अगर आप रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला अमाउंट क्या बनेगा x इंटू 5/100, क्योंकि t कितना है 1। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस मैट्रिक्स की वैल्यू को अरेंज किया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 5/100 प्लस 30,000 x इंटू 7/100 इज इक्वल टू क्या दिया है 1800। इसके आगे क्या हो जाएगा वो देखो आप, दोनों का बेस तो सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5x, 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 1 2 3 4 माइनस 7x, डिवाइड में क्या आ जाएगा इसमें 100 और ये कितना दिया है 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये कितना बचेगा 21 और इसके बाद 40 लगा दीजिए, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये बचेगा माइनस का 2x, ये आ गया 1,80,000। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 2x कितना आ जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000, कितना बचेगा ये 30,000, ये 2x आ गया, तो x कितना आ जाएगा यहां से 15,000। x की वैल्यू क्या आ रही है 15,000। तो हमने x किसको सपोज किया था कि x रुपीस वी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड, तो 15,000 रुपीस कहां इन्वेस्टेड होगा फर्स्ट बॉन्ड में, और जो रिमेनिंग 15,000 होगा वो कहां इन्वेस्ट होगा सेकेंड बॉन्ड में, कब, टू ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 1800। क्लियर है। देखिए आप लिख सकते हैं हेंस 15,000 रुपीज ट्रस्ट फंड will be invested in a first bond and remaining 15,000 rupees will be invested in second bond। ठीक, फॉर्मूला आपने को यही यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी केस में टाइम फॉर 1 ईयर, क्योंकि अपने को जो इंटरेस्ट दिया है फर्स्ट सेकंड बॉन्ड का वो पर ईयर का दिया है, इसीलिए टी कितना हो जाएगा 1। अगर इसमें टी 2 ईयर का दिया होता तो उसमें इंटू में 2 आता। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, जो एनुअल इंटरेस्ट अपने को दिया है वो कितना दिया रुपीस 2000, तो आप लिख सकते हैं टू ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 2000। इसको अरेंज कर दो मैट्रिक्स फॉर्म में, सेम आएगा, क्या आ जाएगा x 30,000 माइनस x, ये 5/100, ये 7/100 और इक्वल टू में क्या आएगा 2,000 रुपीज। आगे इसको सॉल्व करेंगे फिर से, जैसे आपने ये फर्स्ट पार्ट किया था सेम उस तरीके से करना, सिंप्लीफाई, दोनों का मेथड सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 5/100 प्लस इंटू 7/100 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21 माइनस 7x कितना जाएगा, ये दिया है 2000, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई किया था, तो ये कितना बचेगा 2,10,000 माइनस का 2x, ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज, माइनस कर दीजिए तो 2x क्या आ जाएगा माइनस और ये 50, ठीक है, माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा यहां से
2x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो यहां से x कितना आ गया, 5,000 रुपीज। x आ गया 5,000 रुपीज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेकंड केस में जब एनुअल इंटरेस्ट अपने को ₹2,000 मिलेगा, 5,000 रुपीज कहां इन्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट बॉन्ड में, और जो रिमेनिंग 25,000 होगा वो कहां इन्वेस्ट करेंगे हम, सेकंड बॉन्ड में। तभी अपने को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ₹2,000 मिलेगा। गॉट इट। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं, हेंस द ट्रस्ट फंड will invested ₹5,000 in first bond and the remaining 25,000 रुपीज ये कहां इन्वेस्टेड होगा, will be invested in second bond। ये इसका आंसर हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास ₹30,000 है, उनको दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। एक जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है पर ईयर। सेकंड बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया है, 7% सेकंड बॉन्ड का। तो दो पार्ट में अपने को सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट ₹1,800 आता है तो किस तरीके से रुपीज को इन्वेस्ट करें, 30,000 को, और इंटरेस्ट अगर हमारे पास ₹2,000 आता है तो जो हमारे पास 30,000 रुपीज है किस तरीके से इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो दो पार्ट्स में हमने किया। हमने सपोज किया कि ₹X कहां इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट बॉन्ड में, तो जो रिमेनिंग 30,000 रुपीज माइनस X होगा वो कहां करेंगे, सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है फॉर 1 ईयर के लिए, ये फॉर्मूला होता है P × R × T/100। फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने, जो इंटरेस्ट अपने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,800। हमने मैट्रिक्स फॉर्म अरेंज किया, सिंप्लीफाई किया, X कितना आ गया, 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज कहां इन्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट बॉन्ड में, और जो रिमेनिंग बचेगा 15, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 30,000 रुपीज, वो कहां इन्वेस्ट करेंगे, सेकंड बॉन्ड में। ऐसे ही अगर हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट ₹2,000 मिलता है तो सेम मेथड से यूज किया, लास्ट में X कितना आ रहा है, 5,000 रुपीज। तो पहले वाले केस में दोनों बॉन्ड में हमने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तब अपने को एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ₹1,800। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड में क्या इन्वेस्ट करना है, 5,000 रुपीज, और सेकंड बॉन्ड में क्या इन्वेस्ट करना है, रिमेनिंग 25,000 रुपीज। तभी जाके अपने को जो इंटरेस्ट है एनुअल वाला वो कितना मिलेगा, ₹2,000। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, क्या दिया इसमें, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। Their selling prices are ₹18, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all books using matrix algebra. एक बुक शॉप है, पर्टिकुलर स्कूल की बुक्स उसके यहां से मिलती हैं, उसके पास क्या है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन का मीनिंग क्या हुआ, 1 डजन में कितने होते हैं, 12। तो 10 × 12 कितना हो जाएगा, 120 केमिस्ट्री बुक्स हैं। 8 डजन मतलब 8 × 12 कितना हो जाएगा, 96 क्या है, फिजिक्स बुक। और 10 × 12 मतलब 120, वो कितनी है, इकोनॉमिक्स बुक। अब जो उनकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ₹80 फॉर केमिस्ट्री बुक, ₹60 फॉर फिजिक्स बुक, ₹40 फॉर इकोनॉमिक्स बुक्स। तो फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर हम इन सारी बुक्स को सेल करें तो उनको सेल करने के बाद टोटल अमाउंट क्या होगा, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप, वो अपने को फाइंड आउट करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो गिवन क्या है वो समझिएगा पहले। गिवन बुक शॉप हैव 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। इकोनॉमिक्स बुक्स। और जो सेलिंग प्राइस है फॉर ईच वन, मतलब जो
हमारे पास 3 टाइप की बुक हैं, एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की है। उनकी जो सेलिंग प्राइस दी है फॉर ईच सब्जेक्ट वो कितनी दी है? ₹18, ₹16, ₹14। द सेलिंग प्राइस फॉर केमिस्ट्री, the selling price for chemistry, physics and economics books are respectively कितनी दी है? ₹80, ₹60 एंड ₹40। तो जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है वो किसकी है? केमिस्ट्री बुक की है। सेकंड सेलिंग प्राइस किसकी है? फिजिक्स बुक की है। और थर्ड सेलिंग प्राइस किसकी है? इकोनॉमिक्स बुक्स की है। अब अपने को निकालना है क्या है? टोटल अमाउंट। आप लिख सकते हैं हेंस द टोटल अमाउंट that will received, the total amount that will received from the selling of all books। वो अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए 12 का मीनिंग क्या होगा? 12 डजन। और देखो ये कितने दिए इसमें? हमारे पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स की बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और जो सेलिंग प्राइस दी है वो कितनी दी है? 80, 60 और 40। देखो इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 3 और इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 1। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का कॉलम नंबर सेकंड के रो से मैच होना चाहिए, ये उसके एग्जिस्ट करने की कंडीशन होती है। तो द टोटल अमाउंट दैट विल रिसीव्ड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ऑल बुक्स, वो अमाउंट कैसे निकालना है अपने को कि अगर हम सारी बुक्स को एक साथ सेल कर दें तो टोटल अमाउंट क्या होगा जो बुक शॉप को रिसीव होगा, वो मैट्रिक्स मेथड से अपने को निकालना है। अब 12 का मीनिंग क्या हुआ इसमें? 12 डजन, मतलब 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 डजन को। तो क्या हो जाएगा? तो टोटल अमाउंट 12 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बाद में इसका आंसर निकाल देना, 12 को बाहर रहने दीजिए। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, क्या हो जाएगा वो देखिए आप। ये हो जाएगा 10 into 80 प्लस 8 into 60 प्लस 10 into 40, ये आ गया अमाउंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 बाहर चल रहा है, 10 into 80 कितना हो जाएगा? 800 प्लस 8 into 60, ये कितना हो जाएगा? 8 6 48, तो 480 प्लस ये कितना हो जाएगा? 400। इनको ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा वो देखो आप। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 8 4 12 4 16, तो 1680। 12 into 1680 मल्टीप्लाई करिए, जीरो तो आ जाएगा, 12 8 जा 96, कैरी ओवर 9, 12 6 जा 72 और 9 81, कैरी ओवर 8, 12 1 जा 12 और 8 20। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 20,160 रुपीज। ये क्या है? टोटल अमाउंट आफ्टर सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स एट अ टाइम, जो अमाउंट बुक शॉप को रिसीव होगा आफ्टर सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स। कौन कौन सी टाइप की बुक थी हमारे पास? एक तो केमिस्ट्री की थी 10 डजन, 8 डजन थी फिजिक्स की और 10 डजन थी इकोनॉमिक्स की बुक। तो जब सारी बुक्स को आप एक साथ सेल आउट कर दोगे तो टोटल अमाउंट जो बुक शॉप को मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज, 20,160 रुपीज। ये है टोटल अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड बाय द बुक शॉप आफ्टर सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आप, एक तो हमारे पास 5 मैट्रिक्स हैं, कौन कौन से? एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। इसमें लिखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3n, p and k। ये जो 5 मैट्राइसिस दिए हैं उनका ऑर्डर अपने को पहले से ही दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा?
the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined. Restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined. देखिए py और प्लस wy ये डिफाइन कब होगा वो देखिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर क्या दिया है 2 इंटू एन, समझिएगा बात को। मैट्रिक्स P का ऑर्डर क्या दिया है 3 इंटू के। मैट्रिक्स Z का ऑर्डर क्या दिया है 2 इंटू पी। मैट्रिक्स W का ऑर्डर क्या दिया है n इंटू 3। और मैट्रिक्स P का ऑर्डर क्या दिया है P इंटू के। P का दिया अपने को P इंटू के। ये जो 5 मैट्राइसेस अपने को दे रखे हैं उनका ऑर्डर अपने को पहले से ही दे रखा है। अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, देखिए अगर हम ऑर्डर ऑफ पी वाई देखें, समझिएगा बात को, ये मैट्रिक्स हो गया, अपने को पी इंटू वाई करना है। पी का ऑर्डर क्या दिया अपने को पी इंटू के, और वाई का ऑर्डर क्या दिया है 3 इंटू के। 3 इंटू के, आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर सेकंड के रो से मैच करना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ऑर्डर ऑफ पी वाई अपने को निकालना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए पी वाई विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ क्या होगा k इज इक्वल टू क्या होगा 3, k इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा p इंटू के। पी वाई एग्जिस्ट कब करेगा, मतलब p और y का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एग्जिस्ट कब करेगा, जब मैट्रिक्स p का कॉलम नंबर मैट्रिक्स y के रो नंबर से मैच करे। तो पी वाई विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3। तो जो मैट्रिक्स पी वाई है, जो p और y को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा p इंटू के। क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा आपको पता है, जो रिमेनिंग बचते हैं वही क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर p इंटू के। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा p इंटू के, कब, जब k इज इक्वल टू क्या होगा 3। ठीक है, अब इसके आगे देखिए ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, देखिए आप ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई देखो, W का ऑर्डर क्या दिया है n इंटू 3, n इंटू 3, और Y का ऑर्डर क्या दिया 3 इंटू के। ये मैच कर रहे हैं, मैच करना भी चाहिए। W का ऑर्डर क्या दिया है इसमें n इंटू 3 और Y का ऑर्डर क्या दिया है इसमें 3 इंटू के। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई का, डब्ल्यू वाई क्या है मैट्राइसेस, तो उनका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे मैट्रिक्स W का कॉलम नंबर मैट्रिक्स Y के रो नंबर से मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा n इंटू के। ये तो अपने को पहले से दे रखा है। और इसमें पी वाई एग्जिस्ट कब करेगा, जब k इज इक्वल टू क्या होगा 3, क्योंकि मैट्रिक्स P का कॉलम नंबर मैट्रिक्स Y के रो नंबर से मैच करना चाहिए, तभी क्या होगा P इंटू वाई एग्जिस्ट करेगा। इसमें तो पहले से मैच कर रहे हैं, मैट्रिक्स W का कॉलम नंबर मैट्रिक्स Y के रो नंबर से मैच कर रहा है, मतलब डब्ल्यू वाई विल एग्जिस्ट। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, अपने को पूछा क्या इसमें कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अब समझो आप, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसका ऑर्डर निकालो, इसका ऑर्डर निकालो, इनको ऐड करना है। तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है पी वाई का, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है पी इंटू के, प्लस इसका ऑर्डर क्या आ रहा है n इंटू के। आप ये देखो, आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम। अगर अपने को सब्ट्रैक्ट भी करना हो तो भी सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो यहां पे क्या है पी वाई का ऑर्डर क्या आ रहा है पी इंटू के, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आ रहा है n इंटू के। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो यहां तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि p इंटू के है और n इंटू के है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, k अपने को दिया है इसमें 3। आप देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए p इज इक्वल टू n, क्योंकि यहां तो k आ रहा है। तो फॉर
लिख सकते हैं फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ पी वाई प्लस डब्ल्यू बाय एन इज इक्वल टू क्या होगा पी। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि दो मैट्राइसिस को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो सेम। इसका ऑर्डर क्या दिया है पी इंटू के और इसका दिया है एन इंटू के, दोनों में के तो आ रहा है, लेकिन जो पी है और वो एन है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी पी वाई और डब्ल्यू वाई को हम ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो के कितना आ रहा है 3 और एन इज इक्वल टू क्या आ गया पी। के कितना आ रहा है 3, एन इज इक्वल टू पी और किसी में नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर से एक बार समझिए आप, सबसे पहले आप देखो पी और वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो उसके लिए दोनों फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर सेकंड के रो से मैच करना चाहिए। तो ये के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और पी वाई का ऑर्डर क्या आएगा पी इंटू के, क्योंकि जो बचेंगे रिमेनिंग वही क्या होता है नए मैट्रिक्स का ऑर्डर। डब्ल्यू वाई में देखिए इसका ऑर्डर दिया एन इंटू 3, इसका 3 इंटू के, डब्ल्यू का कॉलम नंबर वाई के रो से मैच करना चाहिए, कर रहा है। नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा एन इंटू के, क्लियर। अब पी वाई डब्ल्यू वाई को ऐड करना है, ये दोनों का ऑर्डर दिया है, तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं उनका ऑर्डर, वो सेम होना चाहिए। दोनों में के तो दिया है, तो एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए पी। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एन इज इक्वल टू पी अपने को पहले से दिया है, एन इज इक्वल टू पी दिया है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। देखिए x का ऑर्डर क्या है अपने पास, अपने को दे रखा है x का ऑर्डर कितना दिया है 2 इंटू एन, और z का ऑर्डर क्या दिया है, ये दिया अपने को 2 इंटू पी। अब 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा है, 7 इंटू ये देखो 2 इंटू एन माइनस 5 और ये कितना है 2 इंटू पी। देखिए ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इंटू एन 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो 7 से सारी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा 5z। अब अपने को 7x माइनस 5z निकालना है, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप क्या कर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे n है और यहाँ पे p है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा वो देखो, n इज इक्वल टू पी अपने को पहले से दे रखा है, गिवन n इज इक्वल टू पी। तो 7x माइनस का 5z, 7x माइनस का 5z, ये चल रहा है 7, ये मैट्राइसिस 2 इंटू एन और ये 2 इंटू पी, ये 2 इंटू एन है, n इज इक्वल टू पी अपने को दिया है और ये 2 इंटू पी दिया है, क्या हो जाएगा वो देखो, n इज इक्वल टू पी अपने को दे रखा है, ये 5 किसी भी एक को आप चेंज कर दो, ये 2 इंटू पी, ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एन, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ रहा है 2 इंटू, देखो ये p इंटू 2 दिया है, अगर ये 2 इंटू पी होता तो ये भी आंसर होता। p इज इक्वल टू एन गिवन है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जो इसका फाइनल आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स में वैल्यू गिवन है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू एन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक का ऑर्डर क्या दिया है 2 इंटू एन, एक का ऑर्डर दिया 2 इंटू पी, और एन इज इक्वल टू पी अपने को दे रखा है, ये गिवन है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू एन, तो उसमें एक ही आंसर दिया है 2 इंटू एन। अगर ये 2 इंटू पी होता तो ये भी आंसर होता, बट ये p इंटू 2 दिया है, बाकी तो आंसर मैच ही नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।